इस वीडियो में हम लोग आई हैव अ ड्रीम चैप्टर में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। जिसमें हमारे बुक में पहला जो क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट है वो है B.1, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि जो सेंटेंसेस नीचे दिए गए हैं उनको पढ़ना है और उसके साथ ही जो सेंटेंस ट्रू है उनके लिए T लिखना है हमें, और जो सेंटेंस फॉल्स है उसके लिए हमें F लिखना है। चलिए गौर करते हैं पहला सेंटेंसेस में क्या दिया गया है। द होप्स ऑफ द नीग्रो पॉपुलेशन were fulfilled by the signing of the Emancipation Proclamation। इसका मतलब पहले समझिए, यहां ये कह रहे हैं कि होप जो थी, उम्मीदें जो थी निग्रो आबादी की, क्या वो सारी पूरी हो गई थी? किस चीज के थ्रू? इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के साइन होने के बाद। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इस टर्म का यूज किया गया है इस चैप्टर के शुरुआत में ही, यानी अब्राहम लिंकन के समय जो ये साइन किया गया था। इसके शुरुआत में बताया गया है कि निग्रो आबादी जो जो चीजें चाहती थी लगभग चीजें इस प्रोक्लेमेशन में दर्ज की गई थी, और यह वादा किया गया था कि निग्रो आबादी को वो सब कुछ मिलेगा। यानी कि जो उम्मीदें थी निग्रो आबादी की वो सारी पूरी हुई थी, इसीलिए हमने यहाँ पर ट्रू इस्तेमाल किया है इसके लिए। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है हमारा। द कंडीशन ऑफ द निग्रोज वॉज अपेलिंग। अपेलिंग का अर्थ हमने पिछली बार भी देख लिया था, इसका अर्थ होता है दयनीय। तो यानी कि जो निग्रो लोग थे, क्या उनकी स्थिति जो है वो दयनीय थी? ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि अभी तक जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन में जो बातें कही गई थी उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था, उन्हें लागू नहीं किया गया था अभी तक। तो ये ट्रू है। इसके बाद एक स्टेटमेंट दिया गया है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। क्या अमेरिका में न्याय का जो बैंक है, जस्टिस यानी न्याय, उसका जो बैंक है क्या वो दिवालिया हो चुका है? बारे में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्लियरली कहा है कि जस्टिस का बैंक अभी तक बैंकरप्ट नहीं हुआ है, यानी दिवालिया नहीं हुआ है। उन्हें अभी भी उस देश में निगरों के लिए इंसाफ की जो गुंजाइश हो सकती है उसकी संभावना दिखती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द ऑथर प्रिफर्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल शब्द को हमने देखा है, रेशियल का अर्थ होता है नस्लीय और डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है भेदभाव। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है स्टेटमेंट कि ये जो ऑथर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्या वो नस्लीय भेदभाव को तवज्जो देते हैं? क्या वे नस्लीय भेदभाव को प्रमोट कर रहे हैं कहीं पर भी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं नहीं किया उन्होंने। जहां तक हो सका उन्होंने यही कहा कि गोरे और काले लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा हमारे समाज में अगर हम समानता लाना चाहते हैं तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अगला एक स्टेटमेंट है यहाँ पर, द नेशन कुड ओवरलुक निग्रो प्रॉब्लम्स। ओवरलुक का अर्थ होता है नजरअंदाज कर देना। तो क्या यहाँ पर पॉसिबल था कि निग्रो आबादी की जो समस्याएं थी उसे देश नजरअंदाज कर देता, अनदेखा कर देता? बिल्कुल संभावना नहीं थी। तो इसीलिए इन्होंने इस चैप्टर में ये कहा भी है कि राष्ट्र एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वो निग्रो की समस्याओं को अनदेखा नहीं कर सकता, नजरअंदाज नहीं कर सकता। यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। इसके बाद एक सेंटेंस दिया गया है हमारे सामने अगला कि द निग्रोज ऑफ अमेरिका हैड सिटीजनशिप राइट्स। सिटीजनशिप का अर्थ होता है नागरिकता और राइट्स यानी अधिकार। तो निग्रो जो थे अमेरिका के, उनके पास नागरिकता के अधिकार थे। तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि उनके पास नागरिकता का अधिकार था और वो वोट देते थे। द ऑथर हेट्स द व्हाइट अमेरिकन्स। क्या मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो गोरे अमेरिकी थे उनसे वो नफरत करते थे? हेट का अर्थ होता है नफरत करना। तो इसमें हमने देखा था कि एक जगह वो एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे इस रैली में कई सारे व्हाइट पीपल भी आए हुए हैं, यानी कि वो अमेरिकी लोगों में जो गोरे थे तो उनसे वो नफरत नहीं करते थे। यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है हमारा। अगला स्टेटमेंट है, ही एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। नॉन वायलेंट शब्द वायलेंट से बना हुआ है, वायलेंट यानी हिंसक, हिंसा से जुड़ा हुआ। एडवोकेट का अर्थ होता है वकालत करना उस चीज का, उस चीज को और भी ज्यादा समर्थन देना, उसकी तारीफ करना। तो क्या जो ही शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के लिए, क्या वो नॉन वायलेंट स्ट्रगल को समर्थन देते थे अपना? यानी कि एक ऐसा संघर्ष होना चाहिए हमारा जो अहिंसक हो, जिसमें हिंसा बिल्कुल भी ना हो। तो बिल्कुल सच बात है, वो गांधी जी के फॉलोअर थे, गांधी जी की फिलॉसफी को मानने वालों में से थे। यही तो वजह थी कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, और वो अपने समय के सबसे यंगेस्ट थे। यानी सबसे यंग का होने का मतलब सबसे कम उम्र में उन्हें उस समय नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के दूसरे सेक्शन B.2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली।
ब्रीफली का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप से, यानी कि छोटे फॉर्म में आंसर देना है। यहां देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच। यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आएगा जो देना हम भूल गए यहाँ पर। तो व्हाट इज द ऑथर, यानी कि इस कहानी के जो ऑथर हैं, ये जो पूरा स्पीच था ऑथर का, इसमें वो क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे अपने भाषण के थ्रू। इसका आंसर हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, तो द ऑथर इज ट्राइंग टू मेक हिज पीपल मोर विलिंग टू फाइट अगेंस्ट द रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स। ही इज रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस। छोटा आंसर लिखना है हमें ब्रीफली, 2 नंबर का आंसर आएगा ये, या कभी कभी 1 नंबर में भी दे देगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ऑथर है मार्टिन किंग जूनियर, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके लोग जो हैं, उनके लोग यानी कौन, जो नीग्रो पीपल है, वो अपने देश में जो कि रेशियल डिस्टिंक्शन है, जो नस्लीय भेदभाव है गोरे लोगों और काले लोगों के बीच में, उसके प्रति जो उनकी लड़ाई है, उसे और भी ज्यादा इच्छा के साथ वो लड़े, उसे और भी ज्यादा इच्छा शक्ति के साथ उसमें शामिल हो वो। और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, जो आम जनता के बीच में है वो जागरूकता फैला रहे हैं। ही इज रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा, डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज अ ग्रेट ऑरेटर। ऑरेटर कहा जाता है वक्ता को, बोलने वाले को, ग्रेट यानी महान। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वो एक महान वक्ता है। What according to you are the qualities of a great orator? ग्रेट यानी महान और ऑरेटर यानी वक्ता, क्वालिटी कहते हैं गुण को। तो आपके अनुसार, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार एक महान वक्ता में कौन कौन से गुण होते हैं। व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल टू डू। अर्ज करने का अर्थ होता है गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना। तो यहां पर आखिरी बात जो जोड़ी गई है क्वेश्चन में, वो कही जा रही है कि मार्टिन लूथर अपने लोगों से क्या करने की गुजारिश कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि क्या आपको लगता है कि मार्टिन लूथर एक महान वक्ता है। तो इसके आंसर में हमें लिखना है यस, आई डेफिनेटली थिंक मार्टिन लूथर इज अ ग्रेट ऑरेटर। हमें बिल्कुल लगता है कि मार्टिन लूथर जो है वो एक महान वक्ता है। एनी स्पीकर हु कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑन द लिसनर्स इज गुड। ऐसा कोई भी स्पीकर जो कि सुनने वाले के ऊपर एक प्रभाव छोड़ सके। आपको याद है कई के आप भाषण देखिए, पीछे के किसी महान नेता का देखिए, गांधी का देखिए, नेहरू का देखिए, इन सभी के अंदर खूबी हुआ करती थी कि ये अपने सुनने वालों के ऊपर एक प्रभाव छोड़ते थे। कई लोगों ने तो उनकी जिंदगी तक को बदल दिया था, जीने का तरीका बदल देते थे लोग इन्हें सुनने के बाद। आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाते थे, जान देने के लिए उतारू हो जाते थे। क्या कारण था, क्योंकि वो सभी महान वक्ता थे, ग्रेट ऑरेटर्स। और मार्टिन लूथर भी उसी कैटेगरी में थे, क्योंकि इनके कहने के बाद भी लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इस नस्लीय भेदभाव वाली लड़ाई में शामिल हुए थे, जो आगे चल करके सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया था। Another great quality of a great orator is the use of words and accents. Words यानी शब्द, और accent कहते हैं उसका लहजा, बोलने का तरीका। हर महान वक्ता के अंदर एक और क्वालिटी होती है, एक महान क्वालिटी होती है, एक महान गुण होता है कि वो शब्दों का जो चुनाव करते हैं वो बहुत सोच समझ कर करते हैं, और उनका जो बोलने का लहजा होता है वो इतना प्रभावशाली होता है कि लोगों के अंदर नई ऊर्जा भी भरता है, साथ ही उन्हें कुछ नया करने के लिए प्रेरित भी करता है। We see that in this speech, Martin Luther has used good quality of words and expressed his thought with brilliant energy. और इसमें क्या कर रहे हैं वो, अपनी सारी क्वालिटीज को, जो अच्छी क्वालिटीज हो सकती हैं, उसे वो इस भाषण में दे रहे हैं, रख रहे हैं सामने, हम लोगों ने ये देखा। और इसके साथ ही जो अच्छे क्वालिटी के जो वर्ड्स थे उनको इस्तेमाल करते हैं वो, साथ ही जो विचार हो सकते हैं उन्हें वो ब्रिलियंट एनर्जी के साथ रखते हैं, बहुत ही अच्छी ऊर्जा के साथ रखते हैं। और वो अपने लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि अपनी जो लड़ाई है उन्हें बिल्कुल ही नॉन वायलेंट वे में शांत तरीके से जारी रखें। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि व्हाट इज देयर प्लेज। इसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना, यानी कि उनकी प्रतिज्ञा क्या है, किस चीज की प्रतिज्ञा वो कर रहा है। यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की उस बात को याद करना होगा हमें जो वो अपने लोगों से कहते हैं कि द प्लेज दैट दे विल कंटिन्यू देयर स्ट्रगल टिल द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूएसए। दे वांट टू लिव विद जस्टिस एंड डिग्निटी लाइक द व्हाइट्स। वो प्लेज करते हैं कि वो अपनी लड़ाई को बंद नहीं करेंगे,
वो पूरे जी जान के साथ लड़ेंगे, शांतिपूर्वक लड़ेंगे, और वो अपनी लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि अमेरिका में जो नस्लीय भेदभाव है उसे वो खत्म नहीं कर देते हैं। दे वॉन्ट टू लिव विथ जस्टिस एंड डिग्निटी लाइक द वाइट्स। वे अमेरिका में न्याय के साथ और पूरी इज्जत के साथ रहना चाहते हैं। उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए वहां पर, जिस तरह से गोरे लोगों की वहां पर प्रतिष्ठा है। यही उनकी प्रतिज्ञा है कि हम लोग अपनी लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस द ऑथर टॉक्स अबाउट। ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, जो मुश्किलों वाले जो वक्त होते हैं उन्हें ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस से यहाँ पर संबोधित किया गया था। जो मुश्किल हालात थे जिनसे होकर निग्रो निकले थे। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि कौन से ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस को ऑथर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस में हमें लिखना है कि द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द हार्डशिप्स ऑफ हिज फेलो निग्रो ब्रदर्स। Many of his supporters have suffered a lot in jails and detention centers. So the author expresses his sentiments towards their trials and tribulations. यानी कि जो ऑथर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो उन मुश्किलों, उन कठिनाइयों के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके निग्रो भाइयों ने, जो उनके फॉलोअर्स जो थे, जो उनके साथी थे, वो लोग झेलते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। उनके समर्थकों में से कई लोग ऐसे थे जो कई बार जेल गए थे, जो कई बार डिटेंशन सेंटर्स यानी यातना केंद्रों पर उन्हें भेजा गया था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। इन सारी जो यातनाएं थी, ये सारी जो समस्याएं थी, जिन परेशानियों से होकर वो गुजरे थे, उन्हीं के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए वो ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के सेगमेंट्स में हमारा B.3 आता है। इसमें भी हमें क्वेश्चंस को ब्रीफली आंसर करने के लिए कहा गया है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, दिस इज आवर होप। पैराग्राफ 19 को यहाँ पर रेफर किया गया है कि पैराग्राफ 19 में इस लाइन का इस्तेमाल किया गया है कि दिस इज आवर होप। व्हाट इज द होप? कौन से होप की यहाँ पर बात की जा रही है? हमें आंसर में लिखना है, द ऑथर हैज यूज्ड द वर्ड होप टू एक्सप्रेस फेथ ब्यूटीफुली. He has the hope to turn the nation into a beautiful symphony of brotherhood. He has the greatest hope that will be free one day, realizing the true sense of equality, liberty and fraternity. यहाँ पर होप शब्द का जेन्युइन जो अर्थ होता है वो होता है उम्मीद रखना, और यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग ने जो इस्तेमाल किया इसका, उसका अर्थ होता है विश्वास। यानी कि हम उम्मीद रखते हैं, हम विश्वास करते हैं कि एक दिन ये देश जो है वो भाईचारे के संगीत में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी कलह है, जितने भी झगड़े हैं, वो सभी सुलझ जाएंगे। इसके साथ ही वो ये मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ के सभी लोग बराबरी को, आजादी को और भाईचारे को महत्व देंगे और सभी एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। इसी उम्मीद की बात की थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, इफ अमेरिका is to be great nation, what must become true? कहने का मतलब है कि अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो कौन सी बात है जिसे सच होना होगा? किस तरह की बात कर रहे थे? तो अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर के अनुसार अगर अमेरिका को महान बनना है तो इट्स गवर्नमेंट शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द नीग्रोज एंड देयर प्रॉब्लम्स। तो वहां की सरकार को क्या करना होगा? नीग्रो की समस्याओं को और खुद नीग्रो को भी कम करके नहीं आंकना होगा। अमेरिका मस्ट वैल्यू द राइटियसनेस गिविंग एन एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। राइटियसनेस का अर्थ होता है धर्मपरायणता। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, ये जो नस्लीय भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए धर्मपरायणता को महत्व देना पड़ेगा। वैल्यू का अर्थ होता है महत्व देना, उस चीज का आदर करना। तो अमेरिका को अगर महान बनना है तो इसे समझना होगा कि नीग्रो जो है वो उसके समाज का एक हिस्सा है, और अगर समाज के एक हिस्से के साथ समस्याएं हैं और उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो देश या वो समाज कभी भी महान नहीं बन सकेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा दिया गया कि व्हाई एंड व्हेन विल दे थैंक द ऑलमाइटी। ऑलमाइटी कहा जाता है सर्वशक्तिमान को, यानी ईश्वर को। यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाई एंड व्हेन, क्यों और कब वे लोग ईश्वर को धन्यवाद देंगे। तो इसके आंसर में हमें लिखना है कि निग्रोज विल थैंक द ऑलमाइटी आफ्टर गेटिंग राइटियसनेस एंड जस्टिस इन देयर ओन कंट्री।
व्हेन दे स्टार्ट लिविंग विद डिग्निटी एंड फ्रीडम। ये टर्म इस पूरे स्पीच के लास्ट में इस्तेमाल किया गया था, जहां मार्टिन लूथर कहते हैं कि जिस दिन निग्रो लोगों को बिल्कुल ही धर्मपरायणता के साथ, बराबरी के साथ और न्याय के साथ उनके देश में रहने का मौका मिलेगा, उस दिन निग्रोज ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, जिस दिन से वे अपने ही देश में इज्जत के साथ रहने लगेंगे और पूरी आजादी के साथ रहेंगे। तो इसका आंसर हमें इसी तरह से लिखना है। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जितने भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आज के होमवर्क के रूप में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमने जितने भी क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है आज, उसे अपने वर्ड में लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और कुछ नया सीखते हुए एक बेहतरीन दिन बिताइए। वीडियो में लास्ट तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।